गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एसएमडी का मॉड्यूल 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। होप यू ऑल आर फाइन। आप लोगों की आईटीआई की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो आइए रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ पैड यूज्ड टू सोल्डर डुअल इन लाइन कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। कौन से शेप के पैड्स हम यूज़ करते हैं फॉर सोल्डर डुअल इनलाइन पैकेज। जो DIL पैकेज होता है, DIL कंपोनेंट होता है, उसके लिए हम किस टाइप के सोल्डर पैड्स का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस हैं A ओवल, B इज़ राउंड, C स्क्वायर एंड D इज़ रेक्टेंगल। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यस, आंसर स्टार्ट हो गए हैं मेरे पास आने। यस, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं और मुझे खुशी है ये देख के कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी रिवीजन क्लासेस के अंदर। यस, द करेक्ट आंसर इज़ ए इज़ ओवल। ओवल शेप के सोल्डर पैड्स का हम यूज़ करते हैं फॉर डुअल इनलाइन कंपोनेंट्स माउंट ऑन द PCB। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मैथड ऑफ conformal coating is used for epoxy coated on PCB। किस टाइप के मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कन्फॉर्मल कोटिंग। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कन्फॉर्मल कोटिंग क्या होती है। तो कन्फॉर्मल कोटिंग क्या होती है बेटा, ये एक थिन पॉलीमेरिक फिल्म होती है जिसकी थिकनेस कितनी होती है, अराउंड 25 to 250 माइक्रोमीटर। माइक्रो इज़ 10 की पावर -6, राइट, मैक्रो म्यू एम। एंड इसको किया क्यों जाता है कन्फॉर्मल कोटिंग को, इसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट मॉइस्चर, डस्ट, केमिकल एंड टेम्परेचर का कोई इंक्रीज़, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज़ हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उससे हमारा गलत इफेक्ट ना आए PCB के ऊपर कि कोई कंपोनेंट चेंज हो जाए। बिकॉज हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही ये थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल चेंज हो जाती है और फिर हमारा सर्किट नहीं चलता है। तो हम ये सोचते हैं क्यों नहीं चल रहा है। तो कन्फॉर्मल कोटिंग करी जाती है SMD कंपोनेंट्स की माउंटिंग से पहले फॉर प्रोटेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर इंक्रीज ऑल्सो, राइट। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। A ऑप्शन है सॉल्वेंट, B इज़ पीलिंग ऑफ, C इज़ माइक्रोब्लास्टिंग एंड D इज़ मैकेनिकल रिमूवर। गुड, बच्चों के आंसर स्टार्ट हो गए हैं आने। Yes, the correct answer is C. C is microblasting. तो माइक्रोब्लास्टिंग क्या होता है, एक बहुत ही पतला सा मीडिया होता है, मिनिएचर इसका नोज़ल आगे से, मतलब एक बहुत ही फाइन मिनिएचर नोज़ल के थ्रू हम इसकी कोटिंग करते हैं एपॉक्सी कोटेड के ऊपर, जिससे कि क्या होता है ना, माइक्रोब्लास्टिंग से जो हमारा कंट्रोल्ड टारगेटेड एरिया होता है सिर्फ वही इसके टच में आता है, जिससे कि क्या होती है इसके रिजल्टेंट हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो द करेक्ट आंसर इज द मेथड यूज्ड ऑफ कन्फॉर्मल कोटिंग इज माइक्रोब्लास्टिंग मेथड। विच कन्फॉर्मल कोटिंग इज इजी टू अप्लाई एंड रिमूव विद लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। अब पहला क्वेश्चन था मेथड, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी कन्फॉर्मल कोटिंग इजी होती है अप्लाई करने में। ठीक है, तो A ऑप्शन है एपॉक्सी रेजिन, B इज़ एक्रेलिक रेजिन, C इज़ सिलिकॉन रेजिन एंड D इज़ पॉलीपेरोक्साइल लीन। द करेक्ट आंसर इज़ B, एक्रेलिक रेजिन। तो ये कुछ आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा और जो समझने वाली टर्म्स होती हैं उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो के मीडियम से आपको समझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्टिव केमिकल कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द PCB स्क्रीन। कौन सी प्रोटेक्टिव केमिकल कोटिंग करी जाती है PCB के अंदर फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। तो प्रोटेक्शन किससे होती है PCB की, थ्रू क्रोजन, मॉइस्चर, डस्ट, टेम्परेचर इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ हमारी प्रिवेंशंस होती हैं जो कि हमें PCB के लिए रखनी चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी कोटिंग करते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज पॉलीमर फिल्म कोटिंग। शैलिक नहीं होगा, PVC कोटिंग, एनेमल वार्निश एंड D इज पॉलीमर फिल्म कोटिंग।
द करेक्ट आंसर इज पॉलीमर फिल्म कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इज़ द लास्ट जोन ऑन द रीफ्लो सोल्डरिंग। हमारा रीफ्लो सोल्डरिंग का बेटा एक पूरा ग्राफ बनता है। जैसे कि हमारा पहले आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद पहले हमारा रैंप आता है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में समझें, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, टाइम। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले हमारा इस तरीके से इंक्रीज़ होगा जिसको हम रैंप टू सोक, इसको आप साथ साथ में लिखते जाइए क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। इस वाले पॉइंट तक हमारा रैंप टू सोक होता है जो कि अराउंड 1 to 3 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 1 to 3 डिग्री सेल्सियस। देन ये स्टेबल हो जाता है जिसको हम प्री हीट टू सोक बोलते हैं। उसके बाद अगेन ये राइज करता है रैंप टू पीक तक, इंक्रीज करता है, एंड देन जो हमारा लास्ट स्टेज होता है रिफ्लो ऑफ सोल्डरिंग का, दैट इज़ कूलिंग, तब ये यहाँ से क्या करता है, डिक्रीज करना चालू करता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है रैंप टू सोक, इस वाले पोर्शन में ये होगा हमारा प्री हीट जो कि अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना इसका टेम्परेचर रखा जाता है। देन रैंप टू पीक, एंड ये रीफ्लो सेक्शन होता है, रीफ्लो, और फिर एट द एंड हमारा क्या होता है, कूलिंग। तो 5 स्टेजेस में हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस को किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द लास्ट जोन। तो बहुत बच्चों को यह आंसर यहीं पे क्लियर हो गया होगा, येस, द लास्ट जोन इज सी, दैट इज कूलिंग जोन, बिकॉज ये हमारा सोल्डर प्रोसेस का लास्ट होता है। जैसे ही सोल्डर हमारा कूल होगा उसी तरीके से तुरंत वहाँ पे हमारा क्या एक ग्रेन्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और वही स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, वही ग्रेन्ड लाइक स्ट्रक्चर हमारा बोला जाता है कि हाँ दिस इज़ अ गुड सोल्डरिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच इज़ द सेकेंड स्टेज इन द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। अब सेकेंड स्टेज क्या है हमारी रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस की, यस, जिन बच्चों ने अभी पढ़ा है, अभी मैंने इसका ग्राफ बना के दिखाया है। तो द सेकेंड स्टेज हमारी है इज़, ए ऑप्शन है रीफ्लो जोन, बी इज़ कूलिंग, सी इज़ प्री हीट, एंड डी इज़ थर्मल सोक जोन। तो पहले हमारा रैंप होता है, देन वो हीट होता है, ठीक है। तो द आंसर इज डी, थर्मल सोक जोन, यानी टेम्परेचर हमारा पहले रैंप से क्या है, पीक तक गया, सोक कर रहा है, देन हमारा थर्मल, वहाँ पे हीटिंग प्रोसेस होएगी, वो कंपोनेंट हमारा वहाँ पे हीट करते हैं, तब जाके वो सोल्डर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा तुरंत। 7th क्वेश्चन, विच जोन इज़ द लेंथीएस्ट प्रोसेस इन द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। सबसे लेंथीएस्ट प्रोसेस क्या होता है, यस, गुड बच्चों, आपने आंसर देने स्टार्ट कर दी है, इज प्री हीट जोन। द करेक्ट आंसर इज सी, प्री हीट जोन इज द लेंथीएस्ट प्रोसेस इन द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि पहले हमें, जैसे हम प्रेस भी करते हैं तो सबसे पहले वो हीट अप करता है, एंड हीटिंग करने में इट टेक्स सम टाइम। सो द प्री हीट जोन इज द लेंथीएस्ट प्रोसेस। वंस द सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड, एक बार वो गर्म हो जाएगी सोल्डरिंग आयरन, देन सोल्डर विल रिफ्लो ईजिली। सो द लेंथीएस्ट प्रोसेस इज C option is the correct preheat zone. Next question है, what is the ramp up rate of temperature in the preheat zone of reflow soldering। अभी मैंने लिखवाया है आप लोगों को ग्राफ में कि रैंप का प्रीहीट जोन में कितना टेम्परेचर होता है। वेरी गुड बच्चों, मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ए ऑप्शन इज 1 डिग्री टू 3 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना डिग्री टेम्परेचर हमारा उसमें होना चाहिए फॉर द प्री हीट जोन ऑफ द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉमन मेथड ऑफ अटैचिंग सरफेस माउंट कंपोनेंट्स टू ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कॉमन मेथड क्या होता है कि जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो कॉमन मेथड एसएमटी कंपोनेंट्स के लिए क्या होगा, ए ऑप्शन है वेव सोल्डरिंग, बी इज मैनुअल सोल्डरिंग, सी इज सोल्डरिंग स्टेशन, एंड डी इज रीफ्लो सोल्डरिंग। ठीक, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर माउंटिंग द एसएमटी कंपोनेंट्स ऑन द पीसीबी, बट
यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन मेथड यानी जनरली जो हम यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, रीफ्लो सोल्डरिंग। रीफ्लो सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग क्या होती है हमारी? वेव सोल्डरिंग के अंदर हम एक सर्किट को पास करते हैं थ्रू ओवन टाइप स्ट्रक्चर होता है एंड उसके अंदर हम सर्किट को पास करते हैं जिसमें मोल्टन सोल्डर पेस्ट ऊपर लगा होता है और सर्किट जब हम नीचे से पास करते हैं तो इट विल सोल्डर आउट। मैनुअल सोल्डरिंग जो हम अपने हाथों से करते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी मुश्किल होता है एसएमटी कंपोनेंट्स को नॉर्मल सोल्डरिंग करने में। सी सोल्डरिंग स्टेशन, इट इज़ ऑल्सो नॉट यूज एंड डी इज रीफ्लो सोल्डरिंग टेक्निक। रीफ्लो सोल्डरिंग 5 स्टेप्स में हमारी कंप्लीट हो जाती है एंड इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर माउंटिंग द एसएमटी कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्डर मास्क ऑन द पीसीबीज? सोल्डर मास्क पीसीबीज के अंदर लगाने का क्या पर्पस होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है? ए ऑप्शन है इजी सोल्डरिंग, बी ऑप्शन इज रिमूव कन्फॉर्मल कोटिंग, सी इज प्रोवाइड कन्फॉर्मल कोटिंग एंड डी इज प्रिवेंट सोल्डर ब्रिजेस। तो सोल्डर मास्क क्या होता है पहले ये समझते हैं। सोल्डर मास्क क्या काम करता है? पीसीबी पे जो हमारी ऑक्सीडेशन, इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन एंड टू प्रिवेंट द सोल्डर ब्रिजेस। तो हमारे इसके डेफिनेशन में ही हमारा आंसर आ गया है कि प्रिवेंट करता है सोल्डर ब्रिजेस, यानी वो जो मोटे मोटे से गोले बन जाते हैं उसको बनने में रोकता है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा सोल्डर मास्क का, राइट। द करेक्ट आंसर इज डी। गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दिए हैं बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है हाउ द सोल्डर मास्क इज रिमूव्ड ऑन द पीसीबी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट। सोल्डर मास्क हमने बना लिया, अब सोल्डर मास्क को अगर हमें रिमूव करना है पीसीबी के अंदर तो हम कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? ए ऑप्शन है माइक्रोब्लास्टिंग, नहीं होगा। बी इज ग्राइंडिंग एंड स्क्रैपिंग, सी इज कन्फॉर्मल कोटिंग पील्ड ऑफ एंड डी इज फोटोलिथोग्राफी। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। फोटोलिथोग्राफी में क्या होता है बच्चों? यूवी रेज होती हैं इसके अंदर। जब भी हम फोटोलिथोग्राफी की बात करते हैं तो अपने आप ये चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए आप लोगों को कि ऑब्वियसली यूवी रेज का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे फॉर रिमूविंग और फॉर एडिंग समथिंग। तो इसके अंदर रिमूविंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हम रिमूव करते हैं फोटोलिथोग्राफी से बाय पासिंग द यूवी रेज थ्रू आउट द पीसीबी सो दैट द सोल्डर मास्क विल बी रिमूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the range of peak temperature reached at reflow zone of reflow soldering process? टेम्परेचर रेंज क्या होती है reflow soldering process में? reflow zone पर, reflow zone पे हमें बताना है रेंज कितनी होती है। ए ऑप्शन है 10 डिग्री टू 15, बी इज 20 टू 40, सी इज 41 टू 60 एंड डी इज 61 टू 80। वेरी गुड बच्चों, द करेक्ट आंसर इज बी, 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। अभी मैंने बात करी थी कि सोल्डर जॉइंट जो होता है वो बिल्कुल फाइन ग्रेन्ड, एक मोती की तरह दिखना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। ये दीज आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ सोल्डरिंग जॉइंट। तो अगर हमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर अचीव करना है फॉर द सोल्डर जॉइंट बाय यूजिंग द रिफ्लो प्रोसेस तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए ऑप्शन इज फास्ट कूलिंग रेट, बी ऑप्शन इज स्लो कूलिंग रेट, सी इज ओवन टेम्परेचर चेंज एंड डी इज हाई थर्मल सोक टाइम। तो कैसे अचीव करेंगे हम इसको? बाय द फास्ट कूलिंग रेट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ? बिकॉज अगर सोल्डर हमारा गर्म ही होता रहेगा वो तुरंत कूल ना, उसके अंदर इंस्टेंट कूल होने की प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी, तो सोल्डर हमारा क्या होगा? मेल्ट होकर फैल जाएगा। सो सोल्डर, एक गुड सोल्डर की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मटेरियल की कि सोल्डर गन को या सोल्डर इक्विपमेंट को हम जैसे ही हटाते हैं उस पॉइंट से इट विल बी गेट कूल्ड क्विकली। सो इफ द स्ट्रक्चर हैज़ फास्ट कूलिंग जॉइंट then we will achieve the fine grain structure. Okay, next question, what is the typical temperature range of cooling zone in flow soldering process? टिपिकल रेंज क्या होती है? टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर रेंज इसने पूछा है तो द टेम्परेचर रेंज ये ऑप्शन है 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस, बी इज 11 टू 15,
C is 16 to 25 degree Celsius and D is 30 degree to 100 degree Celsius. So the typical temperature range is 30 to 100 degree Celsius. Okay. Next question. Which fabrication technology is used for the assembly of the circuit board? वेरी गुड. मेरे बोलने से पहले ही इसका आंसर आ रहा है. इसका मतलब बच्चे बहुत ही रिवीजन के साथ बैठे हुए हैं और रिवीजन अच्छी कर रहे हैं. यस, ए ऑप्शन है माइक्रोचिप फैब्रिकेशन, बी सिंगल लेयर फैब्रिकेशन. इस टेक्नोलॉजी को हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया हुआ है. सी इज डबल साइडेड फैब्रिकेशन एंड डी इज प्लेटेड थ्रू होल फैब्रिकेशन. द करेक्ट आंसर इज ए माइक्रोचिप फैब्रिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. एक फिगर दे रखी है. व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू माउंट कंपोनेंट ऑन द मल्टी लेयर पीसीबी. इस टेक्नोलॉजी का नेम बताना है कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी है ये. ए ऑप्शन इज माइक्रोब्लास्टिंग, बी इज पीलिंग टेक्निक, सी इज जॉइनिंग टेक्निक एंड डी इज प्लेटेड थ्रू होल. तो ये पीटीएच टेक्नोलॉजी है. पीटीएच, दिस इज द फुल फॉर्म. PTH. The correct answer is D, plated through hole. Next question. Which type of coating process is used to apply paraxylene as conformal coating on PCB? अगर हमें पैराक्सिलीन को यूज़ करना है एज अ कन्फॉर्मल कोटिंग पीसीबी के अंदर, तो इनमें से दिए गए हुए में हमें कौन सा कोटिंग प्रोसेस यूज़ करना है. सो विच कोटिंग प्रोसेस वी विल यूज़. किस टाइप की कोटिंग प्रोसेस का हम इस्तेमाल करेंगे. ए ऑप्शन है डिपिंग, बी इज़ ब्रशिंग, सी इज़ स्प्रेइंग एंड डी इज़ केमिकल वेपर डेपोजिशन. यस, द करेक्ट आंसर इज़ डी. सीवीडी प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं. सीवीडी इज़ केमिकल वेपर डेपोजिशन. क्या होता क्या है ये सीवीडी प्रोसेस. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेट को एक्सपोज किया जाता है फॉर अ मोर वॉलेटाइल प्रिकर्सन में, जिससे कि क्या होता है वो रिएक्ट करता है सरफेस के ऊपर और एक डिज़ायर फिल्म यानी कोटिंग क्या करता है बना देता है. तो सीवीडी कोटिंग आप इसको और अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द सोल्डर पेस्ट when the ramp up rate exceeds the maximum slope in reflow soldering process. क्या बोल रहा है कि सोल्डर पेस्ट का क्या इफेक्ट होगा अगर हम रैम्प अप रेट को बढ़ा देते हैं. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रैम्प अप रेट हमने इतना सेट किया था. इफ़ इट एक्सीड्स, अगर ये बढ़ जाता है तो हमारे सोल्डरिंग प्रोसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा. थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचिएगा आप लोग. ए ऑप्शन है पुअर वेटिंग, बी इज़ फायर एंड गैसेस, सी इज़ ब्लो होल इफेक्ट, डी इज़ स्पैटरिंग इफेक्ट. पुअर वेटिंग मीन्स सोल्डर अच्छे से नहीं फैलेगा, ऐसे नहीं है क्योंकि हमारा मेल्टिंग हो रहा है ज़्यादा. फायर एंड गैसेस ये भी नहीं होगा. ब्लो होल इफेक्ट मीन्स वो सोल्डरिंग जॉइंट हमारा रुक जाएगा. डी इज़ स्पैटरिंग इफेक्ट. द करेक्ट आंसर इज स्पैटरिंग इफेक्ट. क्या होता है ये स्पैटरिंग इफेक्ट. जब हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हमारा जॉइंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, अधूरा छूट जाता है, प्रॉपर शोल्डर नहीं होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पैटरिंग इफेक्ट. इसको और अच्छे से पढ़ लेना आप लोग. 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कंपोनेंट्स आफ्टर द रैम्प अप रेट्स एक्सीड्स द मैक्सिमम स्लोप इन द हीटिंग जोन. अब अगर हीटिंग जोन के अंदर रैम्प अप रेट हम इंक्रीज़ कर देते हैं तब क्या होएगा. ए ऑप्शन इज़ बर्न्ड, C, B is cracking, C is no change and D is desolder. Yes, the correct answer is B. Cracking हो जाएगी उस components के आसपास due to the increase of the temperature. Next question है, at which zone the maximum allowable temperature of the reflow soldering process is reached. कौन से जोन के अंदर हम मैक्सिमम अलाउेबल टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज़ वेरी गुड बच्चों, ए रीफ्लो. रीफ्लो इज़ द जोन वेयर हम मैक्सिमम अलाउेबल टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं फॉर रिफ्लो, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट जोन होता है जहाँ पे हम मैक्सिमम
अपना सोल्डर हम चाहते हैं कि हाँ भी वो गर्म हो जाए और सोल्डर हमारा अच्छे से पूरे कंपोनेंट साइड पे उस पॉइंट पे फैल जाए, अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अप्लाई पॉलीमर कोटिंग ऑन द पीसीबी? पॉलीमर कोटिंग का पर्पस क्या है अप्लाई करने का? ए ऑप्शन टू इम्प्रूव सर्किट कनेक्टिविटी, बी इज़ टू इम्प्रूव प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोजन, सी इज़ टू प्रिवेंट टेम्परेचर, डी इज़ टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस। आप लोग बताइए मुझे इसका आंसर फटाफट से। वेरी गुड, आंसर्स आने मेरे पास स्टार्ट हो गए हैं। येस, द करेक्ट आंसर इज बिकॉज कोरोजन इज़ द फर्स्ट इफेक्ट जो कि हमें अपने सर्किट से बचाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पॉलीमर कोटिंग का यूज़ करते हैं। कोरोजन मीन्स कि जब हमारा पीसीबी हमारा कॉपर क्लैड का होता है, जब ये आता है एयर के संपर्क में आता है तो ये कोराइड होने लगता है, मीन्स एक रस्ट की लेयर जमने लगती है पीसीबीज के ऊपर, जिससे कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है पीसीबी की वो चेंज हो जाती है। सो उसको प्रिवेंट करते हैं हम पॉलीमर कोटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट इज़ द कूलिंग रेट सजेस्टेड फॉर रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? कूलिंग रेट हमने कितना सजेस्ट कर रखा है? लास्ट हमारा जो लास्ट में जा रहा था, ठीक है, ये वाला हमारा कूलिंग रेट था। इसकी हमारी टेम्परेचर सेट थी फ्रॉम 2 to 4 डिग्री सेल्सियस होती है, फ्रॉम 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। बट आप बोलोगे इसमें मैडम यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 4 भी है। तो बच्चों क्या होता है कि या तो हम इनिशियल लेंगे अगर एंड वाला नहीं है तो ऑप्शंस में, बट इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास एंड 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हम अपना आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेसिव इंटरमेटालिक ग्रोथ caused by wetting time above liquidus in the reflow processing? A option है poor wetting, B is flux oxidation, C is joint brittleness and D is solder spattering. So the correct answer is joint brittleness, यानी joints हमारे क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट, नाजुक हो जाएंगे, जिससे कि joints हमारे क्या होंगे, ब्रेक हो सकते हैं। So ये एक इफेक्ट है इफ़ द इंटरमेटालिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कॉजेज ए डिक्रीज इन क्लीनिंग बाय फ्लक्स लीड्स टू पुअर वेटिंग एंड डिफेक्टिव सोल्डर जॉइंट इन रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? क्या होगा अगर हम क्लीनिंग बाय फ्लक्स को डिक्रीज कर देते हैं फॉर पुअर वेटिंग से एंड द डिफेक्टिव सोल्डरिंग जॉइंट इन रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? तो इससे क्या कॉज होगा? ए ऑप्शन है हायर रैम्प रेट, बी इज़ लॉन्गर प्रीहीट जोन टाइम, सी इज़ मोर थर्मल शॉक एक्सपोजर एंड डी इज़ इनसफिशिएंट टाइम और टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, इनसफिशिएंट टाइम और टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ द डैमेज्ड वाइज इन पीटीएच? पीटीएच अभी हमने पढ़ा था, प्लेटेड थ्रू होल। अगर डैमेज हो गया और हमें उसे रिपेयर करना है तो हम कैसे रिपेयर करेंगे? पीसीबी को रिप्लेस कर देना चाहिए, ए ऑप्शन, बी इज़ यूज़ जंपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सी इज़ यूज़ आइलेट्स एंड डी इज़ कनेक्टर्स। आंसर बताओ इसका फटाफट से मुझे। यस, वेरी गुड बच्चों, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, वी आर यूजिंग द आइलेट्स। आइलेट्स अगर हम समझें तो आइलेट्स क्या होती है, एक रिंग, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा पीछे, अगर आप टीवी का कभी बोर्ड देखो या फिर कोई भी बड़ा बोर्ड देखो जिसके अंदर हमारी वायर जाती हैं थ्रू ए रिंग, एक रबड़ की रिंग होती है या फिर वो मेटल की रिंग होती है जिसके अंदर से हमारी वायर जाती है, तो उसको हम, दीज आर कॉल्ड द आइलेट्स, उसको हम आइलेट्स बोलते हैं। It is a ring of rubber or plastic or metal eyelet designed to line a hole to prevent a cable or pipe pass through the channel.
ठीक है, रिंग टाइप शेप होती है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उससे मैक्सिमम बच्चों के पास विजुलाइज हो गया होगा, अगर आप सबने देखा हो तो, बिकॉज यू आर द इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो अपने डेली एनवायरनमेंट में, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज़ यूज़ ऑफ आईलेट्स। आईलेट्स का हम इस्तेमाल करके जो डैमेज वाइज पीटीएस सर्किट होते हैं उनको हम रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी कम्युनिकेशन की होगी। सो मैं ये होप करती हूँ कि बेटा जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठे, हमारा लाइव जब स्टार्ट होता है, सो आप पहले से, क्योंकि मैं पहले ही अपना टॉपिक आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा। सो जब नेक्स्ट आप कम्युनिकेशन के लिए बैठेंगे, सो प्लीज़ थोड़ा रिवीजन करके बैठिए, जिससे कि हमारी रिवीजन और अच्छे से होगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।